आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। एक और नई कहानी के साथ, और कहानी बदले की है। और बदले की जो परंपरा या रिवाज चली आ रही है, वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि ये जब से दुनिया बनी है जब से ही चली आ रही है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी 18 मार्च 2022 की है। दिल्ली से कुछ दूरी पर एक जगह है हापुड़, और हापुड़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है इरफान। इरफान का अपना हापुड़ टोल प्लाजा के पास एक शॉप होती है, और वो गाड़ियों में फास्टैग लगाने का काम करता है, और साथ में एक ट्रेवल एजेंसी भी चलाता है। काम ठीक ठाक चल रहा था, और इसके दो पार्टनर होते हैं, और वो इसके दोस्त भी होते हैं। एक का नाम होता है राकिब, दूसरे का नाम होता है माजिद। मगर राकिब और माजिद को ये लगता है जो हमारे हिस्से में, हमारी पार्टनरशिप में जो पैसे आने चाहिए, इरफान वो हमें नहीं दे रहा, वो कम दे रहा है। तो उसके बाद इन्हें इसी दौरान ये भी पता लगता है कि इरफान अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गया था, और वहाँ से एक पार्टी से 7 लाख रुपए लेके आया है। और जब इन्होंने 18 मार्च की दिन इरफान से पूछा कि वो जो तू पार्टी से 7 लाख रुपए लेके आया, उसमें जो हमारा हिस्सा बनता है वो हमें हिस्सा दे, तो इरफान ने पहले की तरह आनाकानी करी और दिए नहीं। इस बात को लेकर इन दो दोस्तों में, राकिब और माजिद को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने जब भी सोचा कि इसे सबक सिखाना है। उसके बाद 18 मार्च के ही दिन इन दोनों ने, माजिद और राकिब ने, इरफान को बिठाया अपने पास, अपने शॉप के पास, और थोड़ी सी पीछे की जगह गए दुकान की तरफ। और वहाँ जाके इन्होंने लगभग दोपहर से 2:30-3 बजे करीब से शराब पीनी शुरू करी, तीनों ने मिलके, इरफान, माजिद और राकिब ने। शराब पीते पीते ने शाम हो गई। अब इरफान कहने लगा मुझे कहीं जाना है और मैं जा रहा हूँ। मगर इन दोनों के दिमाग में तो पहले से ही कुछ प्लान चल रहा था, तो इन्होंने इरफान को जाने नहीं दिया। इन्होंने उससे कहा बार बार कि भाई बैठा रहे, अभी और पीते हैं, फिर अब कहाँ जाएगा, शराब पीते हैं, और बैठ गए। इरफान राज़ी हो गया। इरफान पहले ही काफ़ी पी चुका था, तो इन्होंने ज़बरदस्ती से और पिलाई। उसके बाद जब रात हो गई, रात होने के बाद माजिद ने इरफान से कहा जो हमारे पैसे हैं वो पैसे हमारे दे। मगर शराब के नशे में भी इनमें अनबन हुई, और अनबन होने के बाद राकिब ने और माजिद ने इरफान का गला काट दिया। और गला काटने के बाद इसकी मौके पे ही मौत हो जाती है इरफान की। उसके बाद और रात होती है, लगभग 1 बज जाता है। 1 बजे के दौरान ये जो इरफान के दोनों दोस्त होते हैं, उनमें से एक दोस्त का घर से फ़ोन आता है, और वो चला जाता है। अब उसके बाद इरफान की बॉडी के पास एक ही उसका दोस्त बचता है। अब वो वहाँ बैठा बैठा इरफान की बॉडी के टुकड़े करता है, उसी तेज़धार हथियार से एक के बाद एक टुकड़े करता है। लगभग वो 31 टुकड़े करता है, 31। और टुकड़े करने के बाद उनको पॉलीथीन में भरता है, अलग अलग पॉलीथीन में भर के वहीं रख देता है। और वहाँ से तकरीबन सुबह को 4 बजे अपने घर चला जाता है। और जब सुबह को अपनी शॉप पर आता है ट्रेवल एजेंसी पे, तो आने के जब आता है तो अपने साथ में जेसीबी मशीन लेके आता है। और लाने के बाद वहीं दुकान के पास में ही जो कच्ची जगह होती है, जहाँ इरफान की पॉलीथीन रखी हुई होती हैं, टुकड़े हुए भी, वहाँ एक गड्ढा खुदवाता है। तो वहाँ आसपास के दुकानदार पूछते भी हैं कि भाई तुम इतना बड़ा गड्ढा क्यों खुदवा रहे हो, और वो भी जेसीबी से। तो वो कहता है, माजिद और ये राकिब दोनों कहते हैं कि हमें कुछ काम करवाना है, इसलिए गड्ढा खुदवा रहे हैं। उसके बाद वो जेसीबी लगभग 15 फुट का गड्ढा खोदती है और चली जाती है। और गड्ढा खोदते खोदते लगभग शाम ही हो जाती है। और शाम होने के बाद ये दोनों दोस्त वेट करते हैं रात होने का। अब जब रात हो जाती है, तो रात होने के बाद इन पन्नियों को लेते हैं जिसमें इरफान की शव के टुकड़े होते हैं, वो उनको गड्ढे में दफना देते हैं। और दफनाने के बाद ही वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने घर। अब जाने के बाद इधर इरफान भी लगभग 2 दिन से घर नहीं पहुँचा। घर वाले अभी तक तो ये सोच रहे थे कि हो सकता है काम के सिलसिले में वो दिल्ली गया हुआ हो, और फ़ोन भी उसका बंद होता है। अब जब वो काफ़ी वेट करते हैं, काफ़ी दूर उसके पार्टनरों से भी पूछते हैं, राकिब से और माजिद से, तो कोई जवाब नहीं मिलता। उन्हें कुछ शक होता है, और वो पास के ही नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाते हैं। और जाने के बाद इरफान की गुमशुदा की रिपोर्ट करा देते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जाँच करती है, और जाँच के दौरान पुलिस को पता लगता है कि इरफान का ट्रेवल एजेंसी का और फास्टैग लगाने का काम होता है, और इसके 2 पार्टनर हैं, एक राकिब और एक माजिद। अब वो जो राकिब और माजिद से पूछताछ करती है, तो वही बताते हैं कि इरफान से तो हमारी लगभग 2 दिन से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। उसके बाद पुलिस जब इनकी कॉल डिटेल निकालती, तो कॉल डिटेल में पुलिस चेक करती है कि जहाँ जहाँ इरफान की फ़ोन एक्टिव होता है, वहाँ वहाँ इनका भी होता है। मगर पुलिस सोचती है कि पार्टनर है, तो इस वजह से भी हो सकता है, पार्टनर ज़्यादातर अपने साथ ही रहते हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आपस में 3 काम कर रहे हैं, 3 फ्रेंड, 3 दोस्त, तो इनका फ़ोन साथ में एक जगह होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जब पुलिस और जांच करती है, जांच के दौरान पुलिस को पता लगता है कि कुछ चश्मदीद सामने आते हैं, और वो बताते हैं कि अभी 18 मार्च 2022 के दिन ही, अभी लगभग 1 दिन पहले,
ये क्या नाम है, तीनों दोस्त मिलके अपनी ही दुकान के पीछे वाली जगह पर शराब पी रहे थे और इन्होंने जेसीबी मंगवा के गड्ढा भी खुदवाया था। उसके बाद पुलिस इन दोनों दोस्तों को उठा लेती है, माजिद को और राकिब को, दोनों को उठा लेती है। और दोनों को उठाने के बाद इनसे सख्ती के साथ पूछताछ करती है अपने तरीके से। जब इनसे सख्ती के साथ पूछताछ करते थे टूट जाते हैं। अब ये पुलिस को कहानी सुनाते हैं, ये बताते हैं कि इरफान और हम तीनों पार्टनर थे, मगर इरफान जो हमारे पार्टनरी में जो पैसे हमारे हिस्से में आते थे, इरफान वो या तो हमें देता नहीं था या कम देता था। इसी बात को लेकर जब हमें पता लगा कि इरफान दिल्ली से 7 लाख रुपए लेके आया और जब हमने उन 7 लाख रुपए में अपना हिस्सा मांगा तो इरफान ने हमें दिए नहीं, तो हमने जब भी फैसला कर लिया कि हमें इसका कुछ करना है। उसके बाद तभी हमने 18 मार्च की दोपहर में ही लगभग 3 बजे करीब उसे बैठ के साथ में शराब पिलाई और देर रात तक शराब पिलाने के बाद जब उसे पैसे की बात की तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद हमने उसका मर्डर कर दिया, उसका गला काट कर उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस पूछती है कि बॉडी कहाँ है, शव कहाँ है, तो वो बताते हैं कि शव को हमने वहीं अपनी दुकान के पीछे एक गड्ढा खुदवा के जेसीबी से वहाँ दबा दिए। उसके बाद पुलिस उन दोनों को लेती है और एक जेसीबी मशीन मंगवाती है और दुकान के पीछे गड्ढे की खुदाई कराती है। थोड़ी सी खुदाई होने के बाद, लगभग 12-15 फुट की खुदाई होने के बाद, एक एक करके बहुत सारी पॉलीथीन पुलिस को वहाँ से मिलती हैं। अब पुलिस जब उन पॉलीथीन को देखती है तो देखने के बाद उसमें राकिब की बॉडी के हिस्से होते हैं, पार्ट होते हैं, और वो दोनों अपना जुर्म कबूल भी लेते हैं। उसके बाद पुलिस उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और भेजने के बाद घर वालों को उनके हाथ में दे देती है और वो उसका दफीना कर देते हैं। जो भी वो बॉडी या के जो भी पार्ट्स होते हैं उन्हीं का दफीना होता है। और उसके बाद इसी तरह 18 मार्च की ये घटना होती है। 18 मार्च ख़त्म हो जाती है, अप्रैल भी ख़त्म हो जाती है, फिर आती है मई में 6 तारीख को लगभग हापुड़ से कुछ दूरी पर ही एक ज़िला और पड़ता है बुलंदशहर, और बुलंदशहरी मोहल्ले में एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर शादाब कोई MBBS डॉक्टर नहीं होता, ना कोई डिग्रीधारी होता, ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर होता है। 6 तारीख की शाम को डॉक्टर शादाब अपनी क्लिनिक पर बैठे होते हैं और लगभग 4 लोग आते हैं 2 बाइकों पर, और आने के बाद वो क्लिनिक के अंदर घुसते हैं। शायद उन्हें पहले ही पता था क्लिनिक के बारे में, और जब वो अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। वो इस तरह से फायरिंग करते हैं कि फायरिंग करने के दौरान उन जो 4 साथी जो फायरिंग कर रहे होते हैं वो उनमें से एक के ही गोली लग जाती है। उसके बाद वो फायरिंग एक के बाद करके काफ़ी देर तक फायरिंग करते हैं और वहाँ से बाइकों से फ़रार हो जाते हैं। उसके बाद ये बात वहाँ पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच जाता है कि डॉक्टर शादाब को किसी ने गोलियों से भून दिया। उसके बाद मौके पर पुलिस के आला अफसर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जब वो देखते हैं कि इरफान को बहुत बेरहमी से के साथ मारा गया है, और उसके बाद उसकी बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब जो पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट आती है उससे पता लगता है कि इरफान को 31 गोली मारी गई थी। अब पुलिस सोचती है कि मारने के लिए 1 या 2 गोली काफ़ी होती हैं, 3 गोली काफ़ी होती हैं हद से ज़्यादा, मगर ये जो कातिल थे, जो ये शूटर थे, इन्होंने इस तरह से मारा है कि डॉक्टर शादाब किसी भी तरह से ज़िंदा नहीं बचना चाहिए। अब पुलिस जांच करती है, जांच के दौरान कि पुलिस को पता लगता है कि अब से लगभग 2 महीने पहले एक हापुड़ के अंदर एक कत्ल हुआ था 18 मार्च को, और ये एक मर्डर के तार हो सकता है, डॉक्टर शादाब के तार वहाँ से जुड़ रहे हों। पुलिस जब और जांच करती है तो एक शख्स का नाम सामने आता है, उसका नाम होता है कासिफ। अब पुलिस हापुड़ से कासिफ को उठा लेती है और कासिफ को उठा के लाने के बाद अब पुलिस उससे पूछताछ करती है। जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो वो पुलिस को एक और नई कहानी सुनाता है। वो बताता है अब से लगभग 2 महीने पहले हापुड़ के अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है इरफान, और उसका दोस्त के ही 2 दोस्तों ने, राकिब ने और माजिद ने मिलके कत्ल कर दिया था और उसकी बॉडी के 31 टुकड़े कर दिए थे। और मैं इरफान का साला हूँ, इरफान मेरे जीजा थे। मतलब इरफान जो 18 मार्च को मारा था वो राकिब का बहनों ही होता है। तो कासिफ कहता है कि मैंने जब ही सोच लिया था कि मुझे बदला लेना है, मगर अब बदला लेने के लिए राकिब और माजिद तो जेल के अंदर होते हैं, या तो मुझे जेल के अंदर जाना होगा या फिर वो दोनों बाहर आएँ। अब मैं जब यही सोच रहा था तो यही मैं जानकारी हासिल कर रहा था कि मैं किस तरह से इन दोनों का हत्या करूं, कैसे बदला लूं अपने जीजा का। तो मुझे पता लगा कि ये जो राकिब है ये जमानत पर बाहर आने की कोशिश में है और इसकी जो मदद कर रहा है वो डॉक्टर शादाब इसका भाई कर रहा है। अब मैंने ये सोचा कि सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है जिसने मेरे जीजा को मारा, वही उसका ही भाई उसे बाहर जमानत पर लाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे समझ में ये बात आई कि सबसे बड़े जो दुश्मन है वो राकिब और माजिद नहीं है, राकिब का भाई डॉक्टर शादाब है। क्यों ना उससे ही बदला लिया जाए।
उसके बाद मैंने फ़ैसला किया और फ़ैसला करने के बाद अब मुझे मारने के लिए शूटरों का इंतज़ाम करना था। इसी दौरान मुझे किसी ने शूटरों के बारे में बताया और मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मैं भाड़े के जो शूटर होते हैं जो पैसे लेके लोगों का कत्ल करते हैं उनसे मिला, उनसे बातचीत फाइनल हुई, उन्हें पैसे दिए और पैसे देने के बाद डॉक्टर सदाब की दुकान का रेकी करनी शुरू करी। काफ़ी दिन रेकी करने के बाद जब पूरी तरीके से बात सबको पता लग गई कि भाई ये डॉक्टर साहब की दुकान है, ये टाइमिंग है आने की, सुबह में शाम को आने की टाइमिंग ये है, तो फिर हमने 6 मई का दिन रखा। और 6 मई की शाम का जब दिन रखा तो उस दिन ये जो चारों शूटर होते हैं ये डॉक्टर साहब की दुकान पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। अब पुलिस पूछती है कि डॉक्टर साहब को मारने के लिए तो केवल 2, 3, 4 ही गोली ज़्यादा काफ़ी होती हैं, तुमने इतनी गोलियाँ क्यों लगवाई? कह रहा मैंने तो कासिफ बताता, मैंने शूटरों को ये कहा था कि गोली एक ज़्यादा लग जाए मगर 31 से कम ना लगे, क्यों इन्होंने मेरे जीजा के टुकड़े जो किए थे वो 31 टुकड़े किए थे, इसलिए मैंने उनको डॉक्टर साहब को 31 गोलियाँ लगवाई या उससे ज़्यादा लगवाई। उसके बाद केस सॉल्व हो जाता है और पुलिस को ये पूरी बात पता लग जाती है ये जो कत्ल हुआ है डॉक्टर साहब का केवल ये इसलिए हुआ है कि वो अपने भाई राकिब को जमानत पर बाहर लाने की कोशिश कर रहा था और उसकी पैरवी कर रहा था। उसके बाद पुलिस बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है, उसमें कासिफ को भी शामिल करती है और कासिफ पहले ही पुलिस कस्टडी में अपना बयान कबूल कर चुका होता है और वहाँ भी जब मीडिया वाले कासिफ से सवाल करते हैं तो वो जवाब देता है कि हाँ ये कत्ल डॉक्टर साहब का मैंने ही कराया। उसके बाद उसे पुलिस जेल भेज देती है और जेल भेजने के बाद जो शूटर हैं उनकी गिरफ्त में लग जाती है, उनकी जांच करती है। तो ये थी कहानी एक ऐसे लड़के की जिसके अपने ही बहनोई के कत्ल कर देते हैं, उसके ही 2 पार्टनर, फिर उसने बदला लेने के लिए अपने जीजा के जो दोस्त होते हैं जो उसका कत्ल करते हैं उसकी भाई की हत्या कर दी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।